अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने इकोनॉमिक्स नहीं लिया है, वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहता है, क्या ये पॉसिबल है? आपका रिजल्ट तो आ गया, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। आई थिंक सो आई हैव हेल्प अराउंड 200 to 300 स्टूडेंट्स। इंश्योर करना है कि एरर ना हो। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में 3 ऐसे एग्जाम्स हैं जिनको बहुत ज्यादा माना जाता है। फर्स्ट नीट का है, उसके बाद इंजीनियरिंग के लिए जेई का है, एंड उसके बाद अगर कुछ है तो वो CUET का है, जिसके अंदर जितने भी बच्चे अदर देन इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाना चाहते हैं, अगर नॉर्मल कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, अपने अपने स्टेट कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, वो सारे बच्चे CUET का एग्जाम जरूर लिखते हैं और कोशिश करते हैं बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस उनको मिले। आज हम बात करेंगे CUET के लिए स्पेसिफिकली दिल्ली में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो किस तरीके से ले सकते हैं। एज पर द ऑफिशियल डेटाबेस इस साल करीब 15 लाख बच्चों ने CUET का फॉर्म भरा था, बट अपीयर शायद अराउंड 11 लाख बच्चों ने करा है। जिन बच्चों का भी सपना है बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में जाने का, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो BHU हो, चाहे वो AMU हो, ये सारे बच्चे CUET का एग्जाम ही लिखते हैं। बट आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स का जो लोग अपना सपना दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरा करना चाहते हैं। आई हैव रिक्वेस्टेड कार्तिक, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैरोडीमल कॉलेज के स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट है, काफी हद तक इनको नॉलेज है किस तरीके से फॉर्म भरा जाए, फॉर्म में प्रेफरेंसेस कैसी करा जाए। क्यों? क्योंकि कार्तिक जो है पिछले 2 साल से अपने कॉलेज के और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको वो रेगुलर हेल्प कर रहे हैं। आप इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के एंड में आपको ये पता लग जाएगा कि एक्चुअली में आपको किस तरीके से कहां पे अप्लाई करना है। इनफैक्ट मैं कार्तिक का नंबर भी आपको दे दूंगा, एक जनरल लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो आपको हेल्प करेगा किसी भी तरीके से फॉर्म को भरने के लिए। और इससे ज्यादा अगर आप जानना चाहते हैं कमेंट में आप पूछ सकते हैं, विल डेफिनेटली हेल्प। वेलकम कार्तिक। आज जितने स्टूडेंट जिनका सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं और वो सारे इंतजार कर रहे हैं कि आप क्या जवाब दोगे। सो आर यू रेडी कार्तिक? यस सर। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमेशा रहता है, आपके हिसाब से जितने साल से आप एक्चुअली में हेल्प कर रहे हैं बच्चों को, वो क्या देखते हैं? कॉलेज देखते हैं कि कोर्स देखते हैं? सो इज इट अ कॉलेज ओवर कोर्स और कोर्स ओवर कॉलेज? आइडियली लोग कॉलेज प्रेफर करते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि यू शुड गो विद योर कोर्स, क्योंकि इन दी एंड आपकी डिग्री पे कॉलेज का नाम नहीं कोर्स का नाम आएगा। एंड कुछ कोर्सेज होते हैं जिसमें यू कैन स्विच, लाइक BCom एंड BCom ऑनर्स, सो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सिलेबस का। बट इफ़ यू वांट टू सिट फॉर प्लेसमेंट्स और गो टू MBA, जहाँ पर आपके कॉलेज का नाम ज़्यादा मैटर करेगा, सो उस केस में यू हैव टू कंसिडर कि आपको बेटर क्या मिल सकता है। लाइक इफ़ यू आर गेटिंग अ BCom ऑनर्स इन अ साउथ कैंपस कॉलेज एंड यू आर गेटिंग अ BCom प्रोग्राम इन अ नॉर्थ कैंपस कॉलेज, आई थिंक यू शुड प्रेफर अ नॉर्थ कैंपस वन, बिकॉज इन द एंड इन MBA interviews or higher placements you will require that name of the college. मतलब ये डायलेमा तो फिर भी रहेगा ही बच्चे को कि कॉलेज लेना है कि कोर्स लेना है। बट ठीक है, आई मीन ये इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस होते हैं, बट उसके बावजूद भी अगर मैं आपसे बात करूं, काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो नॉर्थ कैंपस की तरफ रुख करते हैं। मतलब अगर आप मेरे से भी पूछोगे, मैंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट करा, बट मेरे टाइम पे भी ऐसा होता था कि अगर मुझे नॉर्थ कैंपस के बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस मिल गए होते तो शायद मैं कोर्स छोड़ के वो कॉलेज ले लिया होता। अभी जितना भी आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं, क्या आपको अभी भी लगता है कि बच्चे कॉलेज के नाम पे कोर्स छोड़ सकते हैं, या वो कोई भी कोर्स ले सकते हैं अगर उनको स्टीफन्स मिल जाए या हिंदू मिल जाए या SRCC वगैरह कुछ मिल जाए? आई थिंक सो, क्योंकि कुछ कोर्सेज में ऐसे कट ऑफ इतनी कम जाती है कि वहाँ नॉर्थ कैंपस में भी एडमिशन मिल जाता है, विच आर लाइक प्योर लैंग्वेज कोर्सेज या फिर फॉरेन लैंग्वेज कोर्स, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ रोमन स्टडीज़ का है, उसमें रशियन ऑनर्स, इटालियन ऑनर्स, ये सब लोग प्रेफर करते हैं। उसके भी एप्लीकेशंस आते हैं, उनकी रैंक भी अच्छी खासी जाती है लोगों की। तो अब हम बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, DU में जब हम फॉर्म भरने की बात करते हैं, CUET का फॉर्म भरना होता है। अब CUET का रिजल्ट भी आ गया है, बच्चे वेट कर रहे हैं कि विंडो ओपन हो और फॉर्म वो भरना शुरू करें। तो आपके हिसाब से आप क्या टिप्स देना चाहोगे अगर कोई बच्चा लेट से वो BCom ऑनर्स करना चाहता है और वो ऑब्वियसली उसका सपना होगा कि वो अच्छे कॉलेज में जाए, चाहे वो नॉर्थ कैंपस हो चाहे वो साउथ कैंपस हो, तो आपके हिसाब से क्या ऐसे टिप्स होंगे, क्या ऐसे जो पिन पॉइंट्स आप करना चाहोगे कि उसको ध्यान रखना चाहिए व्हाइल फिलिंग अप दैट प्रेफरेंस फॉर्म? ओके, सो इस पे 2 पार्ट्स आ जाते हैं कि हाउ यू आर फिलिंग द, आपका रिजल्ट तो आ गया, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। आपको आगे के प्रोसेस पे बिल्कुल भी इंश्योर करना है कि एरर ना हो। उसके लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट हों, उसमें कोई एरर ना हो। एंड उसके बाद इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ कैटेगरी, ECA हो, कास्ट बेस हो, इकोनॉमिक का सेक्शन हो, वो सब इंश्योर करिए कि अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो डू अप्लाई, बिकॉज आपको रिलैक्सेशन मिलता है कुछ तरीके से। एंड BCom ऑनर्स की बात करें, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि दे आर वेरी अंडररेटेड एंड उनकी कट ऑफ कंपेरेटिवली कम जाती है थ्रू आउट द प्रोसेस। सो इंश्योर कि
पुट मैक्सिमम कॉलेज आप जितने डाल सकते हैं, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है प्रेफरेंस शीट बनाने की कि आपको मिनिमम 100 कॉलेज या 200 कॉलेज डालने हैं। जितने आपके पास एलिजिबल हो जिन कॉलेजेस और कोर्सेज में, यू शुड फिल ऑल दोज कॉलेजेस इन योर प्रेफरेंस शीट। ओके, सो कार्तिक, आपका ये कहना है कि हमें डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो लेटेस्ट होने चाहिए, जितना हो सके हम वो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स रखें और जितने डॉक्यूमेंट्स हो सके वो हम सारे प्रोवाइड करें। आप लोगों के लिए मैं बता दूं, जो डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट हम लोगों ने इससे पहले जो एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हम लोगों ने स्पोर्ट्स कोटा की बात करी थी, अगर आपको स्पोर्ट्स कोटा के बेसिस पे भी एडमिशन लेना है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगेन टू कंटिन्यू विद दिस कार्तिक, आपने बात करी है डॉक्यूमेंट्स की, आपने बात करी है लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स की, हम अब बात करते हैं थोड़े से प्रेफरेंसेस की, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो डायलेमा होता है बच्चों के अंदर वो शायद बीकॉम में ही होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें भी शायद बीकॉम की ही है अगर हम एक कोर्स की बात करें, और बीकॉम ऑनर्स जो है वो ज्यादा सारे ही कॉलेजेस में है। तो अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, लेट्स से कि मैं एक अबव एवरेज स्टूडेंट हूं, मेरे मार्क्स भी सीयूटी में अबव एवरेज है और मेरे 12th में भी मार्क्स अबव एवरेज है, मतलब कि 90s में मैं हूं। इन दैट केस मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहेगा कि मैं कोशिश करूं कि मुझे बीकॉम ऑनर्स नॉर्थ कैंपस से मिल जाए? उसके लिए यू हैव टू मेक प्रेफरेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ कोर्स, कि आपको अगर लग रहा है कि लास्ट ईयर के कट ऑफ से मेरा स्कोर थोड़ा सा कम है, उसके बावजूद आपको अपना प्रेफरेंस शीट अपने हिसाब से बनाना चाहिए, इन कोर्स को मैटर नहीं देना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि कट ऑफ कम चली जाए या फिर सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में आपको अपग्रेड हो जाए। ऐसा लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ था कि थर्ड राउंड आ गया था अनएक्सपेक्टेडली एंड उनको अपनी पसंद की प्रेफरेंस मिल गई थी आगे जाके। सो कार्तिक, प्लीज हेल्प द स्टूडेंट्स जो ये फॉर्म भरना होता है, जिसको कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम की हम बात करते हैं, जिसके अंदर जाके बच्चों को फॉर्म भरना होता है। आप पूरा प्रोसेस बताओ, मतलब स्टार्टिंग से कैसे इसके अंदर बच्चा एक्चुअली में अगर भरे तो क्या क्या चीजें उसको ध्यान रखना है? ओके, सो CACS एक पोर्टल आता है कि हमारा रिजल्ट आ गया है अभी CUET का, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो पोर्टल को इंश्योर करो कि सही तरीके से विदाउट एनी मिस्टेक आप फिल करो। तो इसका पहला प्रोसेस होता है कि आप अपना CUET का नंबर, जो आपका एनरोलमेंट नंबर है वो डालोगे पोर्टल में एंड वहाँ से वो मार्क्स फेच करेगा। देन बाकी नेसेसरी डिटेल्स आपको इंश्योर करनी है कि वहाँ डालिए। और CACS में एक ऑप्शन मिलता है आपको कि अगर आपने CUET में अपना कैटेगरी चूज़ नहीं किया था तो यू कैन चूज़ इन CACS एंड स्विच भी कर सकते हो अपनी कैटेगरी में। लेट्स से आपके पास सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है फॉर सम रीज़न, तो आप जनरल में अप्लाई कर सकते हैं उसको। एंड उसके बाद आता है सब्जेक्ट मैपिंग, जिसमें DU ये चाहता है CUET में कि आपने जो 12th में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं सिर्फ उन्हीं के मार्क्स काउंट हों। तो उसके लिए सब्जेक्ट मैप होता है कि आपने CUET में मैथ्स पढ़ी है, अब भरी है, तो उसको मैप करना है आपके 12th के मैथ्स से विच कुड बी अप्लाइड और स्टैंडर्ड मैथ्स। एंड सेम विद अदर सब्जेक्ट्स, कुछ बोर्ड्स में जैसे कि असम बोर्ड है या फिर और कोई बोर्ड है तो उसमें अकाउंटेंसी ना हो के बुक कीपिंग के नाम से वो सब्जेक्ट होता है, तो यू हैव टू इंश्योर कि आप राइटली मैप करो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो आगे जाके प्रोसेस में रिजेक्ट हो सकता है आपका एलोकेशन। सो मैपिंग इज इम्पोर्टेंट। मैपिंग इज इम्पोर्टेंट। अब ऐसे में जब कोई बच्चा मैप कर रहा है या बच्चा कोई फॉर्म भर रहा है, तो अगर उसको, जैसे मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि अगर उसको बीकॉम ऑनर्स अच्छे कॉलेज से करना है तो क्या उसको बीकॉम ऑनर्स लोअर लेवल जो कॉलेजेस है जो रैंकिंग में है, क्या वो भी उसको भरना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल भरना चाहिए, क्योंकि कभी भी आप फुली श्योर नहीं हो सकते हो कि कट ऑफ ज़्यादा चली जाए कम चली जाए, तो एक अच्छा नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ कॉलेजेस भरने चाहिए। आई वुड से जितने भी आपके पास एलिजिबल हो सभी भर दो। आपने कितने भरे थे अपने टाइम पे? आई गेस इट वाज 125 और समथिंग। 125? या मुझे नहीं आइडिया, बट जहां तक मुझे लग रहा है मेरी डॉटर ने शायद 170 के करीब भरा था। कार्तिक, एक बात बताओ, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने इकोनॉमिक्स नहीं लिया है 12th में और वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहता है, क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी, पॉसिबल है, क्योंकि जब CACS निकलता है उससे पहले ही गाइडलाइंस निकल जाती है जिसमें आपको बता दिया होता है कि किस कोर्स के लिए किस तरीके का स्कोर कॉम्बिनेशन काउंट होगा। फॉर इकोनॉमिक्स द स्कोर कॉम्बिनेशन इज सिंपल, 1 लैंग्वेज, मैथ्स विच इज़ कंपल्सरी एंड 2 अदर बेस्ट डोमेन्स। लेट्स से आपने 5 डोमेन भरे हैं तो उसमें से जो बेस्ट 2 स्कोर्स हैं वो काउंट होंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि अगर कोई BA का स्टूडेंट है जिसने 12th में BA के प्रोग्राम्स थे, जैसे हिस्ट्री था या पॉलिटिकल साइंस था, और उसके बाद मैथ्स और इंग्लिश है, तो वो इन चारों के थ्रू भी
इकोनॉमिक्स ऑनर्स ले सकता है? हाँ जी, ऐसे बहुत सारे देखे गए हैं कि आर्ट्स विद मैथ्स वाले स्टूडेंट्स या फिर साइंस विद मैथ्स वाले स्टूडेंट्स डू अप्लाई फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड उनको मिल भी जाता है। इसका मतलब आप बहुत क्लियर कह रहे हो कि जो CUT का एग्जाम है, अगर सपोज करो मैं एक साइंस बैकग्राउंड से हूँ और मैं इकोनॉमिक्स लेना चाहता हूँ या मैं बीकॉम लेना चाहता हूँ, तो मुझे CUT के एग्जाम जब मैं दे रहा हूँ तब मुझे इकोनॉमिक्स के एग्जाम को भरने की जरूरत नहीं है? नो, ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें। तो ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो लेट्स से जिन्होंने साइंस लिया है, अगर वो बीकॉम में जाना चाहते हैं या इकोनॉमिक्स में जाना चाहते हैं, वो सिंपली जब फॉर्म भर रहे हैं तब वो ध्यान रखें फॉर्म के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको भर सकते हैं एंड दे कैन आल्सो अप्लाई फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स। और इसी तरीके से अलग अलग कोर्सेज में भी वो भर सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं आता। हाँ जी। अब मुझे आप ये बताओ कार्तिक कि कॉलेज किस तरीके से इसको रैंक को डिसाइड करता है? मतलब क्या वो सिर्फ CUT के मार्क्स देख रहा है, वो इंडिविजुअल कट ऑफ्स देख रहा है, या वो 10th-12th के भी मार्क्स देख रहा है? सो आपका प्राइमरी कट ऑफ का क्राइटेरिया वुड बी CUT के मार्क्स, जिसमें वो कोर्स वाइज देखता है। जैसे कि बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स का स्पेसिफिकली सब्जेक्ट क्राइटेरिया होता है एक लैंग्वेज, अकाउंटेंसी और मैथ्स प्लस 2 डोमेन्स। देन बीकॉम का रहता है एनी 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स और 2 लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन्स। सो इसके हिसाब से कट ऑफ एक आपका स्कोर निकलता है विच कंपाइल्स ऑफ दिस। सो आपके स्कोर के हिसाब से एक मेरिट लिस्ट निकलती है जो कि CSAS में ही निकलेगी एंड उसमें उसके हिसाब से आपको अलॉट होता है आपका कॉलेज लेट्स रैंक वाइज एंड कैटेगरी वाइज। अगर मुझे एक कोर्स मिल गया और मुझे वो कोर्स नहीं चाहिए, मुझे वो कॉलेज भी नहीं चाहिए जो CUT ने या जो बॉडी है उसने मुझे ऑफर करा है, तो क्या मैं उसको पास कर सकता हूँ या जरूरी है मुझे एक्सेप्ट करना? सो जब आपका रिजल्ट आता है CSAS का विच इज़ एलोकेशन, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि आप डिक्लेरेशन में भरते हो कि आपने जो प्रेफरेंसेस भरी है, यू आर सेटिस्फाइड विद योर प्रेफरेंसेस एंड यू वांट दैट कॉलेज, इसलिए आपने उसको प्रेफरेंस शीट में डाला है। तो अगर आपको कोई अपनी नापसंद का कॉलेज मिलता है तो आई वुड रिकमेंड कि अपनी प्रेफरेंस शीट में वो ना डालिए, क्योंकि अगर आपको वो मिल जाता है तो यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट एंड चांसेस होते हैं कि कभी अपग्रेड भी ना हो पाए। सो आप उसके साथ फंस सकते हो, तो इट्स बेटर नॉट टू पुट दैट कॉलेज इन योर प्रेफरेंस शीट। सो इसका मतलब कार्तिक आप बहुत क्लियर बोल रहे हो कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना या किसी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन नहीं लेना, तो हम प्रेफरेंस शीट में उसको भरे ही ना। हाँ जी। क्योंकि अगर गलती से वो हमें मिल गया तो हम उससे पीछे नहीं जा सकते, वी विल हैव टू एक्सेप्ट इट। यस, एंड अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप फर्दर राउंड जो होंगे आपके CSAS के 2 और 3 जितने भी होते हैं, आप उसमें एलिजिबल नहीं हो पाओगे, तो यू हैव टू डायरेक्टली अप्लाई इन स्पॉट राउंड एंड उसमें मेजरली सारे अच्छे कॉलेजेस के अच्छे कोर्स खत्म हो जाते हैं। मैं समझा नहीं, मतलब अगर मुझे एक कोर्स मिल गया, लेट्स से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मुझे करना बीकॉम ऑनर्स था, मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे नॉर्थ कैंपस से मिले, मुझे बीकॉम ऑनर्स मिला, बट लेट्स से मुझे साउथ कैंपस का कोई और एक कॉलेज मिला या अदर जो भी एरियाज हैं दिल्ली में, वहाँ से मुझे कोई एक कॉलेज मिला, मुझे उसको एक्सेप्ट करना है। क्या मेरे पास अभी भी मौका है कि मैं बेटर कॉलेज में ऑप्शन में जा सकता हूँ? सो एक्सेप्ट करने के बाद में आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आपको फ्रीज करना है या अपग्रेड करना है। तो अगर अपग्रेड दबाएंगे तो उसमें आपके पास चांस होता है कि अगर कट ऑफ लोअर गई तो आपको नेक्स्ट राउंड में बेटर कॉलेज मिल जाएगा अपनी प्रेफरेंस शीट में, बट वो बेसिकली एक गैम्बल टाइप का होता है कि बेस्ड ऑन द कट ऑफ्स कि अगर लो जाती है या फिर अगर वहीं रहती है तो आपको अपग्रेड नहीं होगा, बट अगर लो जाती है तो आपको न्यू कॉलेज मिल सकता है। मैं समझा नहीं, लो जाती है मतलब तो मुझे बेटर कॉलेज मिलेगा? अपनी प्रेफरेंस शीट का बेटर कॉलेज। लेट्स से आपने 10 कॉलेजेस डाले अपनी प्रेफरेंस शीट में एंड उसमें से आपको 9th नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया। सो 9th के बाद में आपके पास ऑप्शन आएगा अपग्रेड करने का। तो अपग्रेड करने के लिए आप 1 to 8 में शफल कर सकते हो अपने कॉलेजेस को, कि लेट्स से आपने गलती कर दी थी कि 4 और 5th वाले में स्विच करना भूल गए थे, तो आप उसमें वो कर सकते हैं। एंड अपग्रेड अगर होता है तो आपको सिर्फ उन्हीं 8 कॉलेजेस में से अपग्रेड होगा एंड बाकी के नीचे वाले कॉलेज और कॉम्बिनेशंस चले जाएंगे, दैट विल बी इनवैलिड। नहीं, तो इसका मतलब अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया और अगर मैंने 9th कॉलेज को एक्सेप्ट करा तो मुझे 10th को मिलने का तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा ना? जो भी होगा वो बेटर ही होगा, तो मतलब एक्सेप्ट तो कर ही लेना चाहिए। उसके बाद फ्रीज एक कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या होता है? फ्रीज होता है कि यू आर सेटिस्फाइड विद द करंट कॉलेज एंड आपको नहीं जाना है दूसरे कॉलेज में, विच मोस्टली हैपन्स कि सेकेंड राउंड में व्हेन यू गो टू कॉलेज एंड एक्सपीरियंस करते हो कि आपका कॉलेज कैसा है एंड यू गेट यूज्ड टू इट,
सो उसके बाद मोस्टली लोग फ्रीज कर देते हैं अपना कॉलेज। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बीकॉम के अलावा और कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा ऑप्ट करते हैं? आर्ट्स की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, दीज आर द मोस्ट डिमांडेड कोर्स। उसके बाद में क्या इनके कट ऑफ्स भी बहुत हाई जाते हैं? पॉलिटिकल साइंस के बीकॉम ऑनर्स से भी ज़्यादा जाती है कट ऑफ। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद इंग्लिश ऑनर्स इज़ वन गुड कोर्स। देन इफ़ यू गो टू साइंस और मैथ्स हैवी कोर्सेज, दे आर मैथ्स ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, CS ऑनर्स। देन प्योर साइंस के कोर्सेज की भी डिमांड इक्वली जाती है। तो ये जो आप ऑनर्स की बात करें, जहाँ तक मुझे अभी आइडिया है, आज के डेट में ऑनर्स के लिए आपको शायद 4 साल पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मेरे टाइम पे हम लोगों ने 3 साल में BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स करा था। सो इज इट ट्रू कि अब हम 4 साल के लिए पढ़ेंगे तब जाके हमें ऑनर्स की डिग्री मिलती है? हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि अभी जैसे NEP आया है तो इफ़ यू हैव ऑनर्स कोर्स तो आपको 3 साल में भी ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। एंड इफ़ यू डू 4th ईयर तो आपको रिसर्च, एकेडमिक डाइसेशन, एकेडमिक प्रोजेक्ट, एंटरप्रेन्योरशिप, इसका स्पेशलाइजेशन मिलेगा। एंड इफ़ यू हैव प्रोग्राम विच इज़ BCom प्रोग्राम और BA प्रोग्राम, तो आपको ऑप्शन मिलता है 4th ईयर में एक अपना सब्जेक्ट चूज़ करने का, जिसके अंदर आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी विद माइनर इन द अदर प्रोग्राम सब्जेक्ट। ओके, तो मुझे जो समझ में आया है कार्तिक, जो आपने अभी बात करी है कि अगर मैंने ऑनर्स प्रोग्राम में ही एडमिशन लिया है तो मुझे 3 साल में भी ऑनर्स मिल जाएगा, 4th ईयर जो होगा मेरे रिसर्च में हेल्प करेगा। और अगर मैंने नॉन ऑनर्स कोर्स कोई लिया, मतलब BA प्रोग्राम या BCom नॉर्मल लिया है जो कि ऑनर्स नहीं है, तो मुझे 4th ईयर में एक ऑप्शन मिल जाता है कुछ एक कोर्सेज करके कि मैं अपने जो नॉन ऑनर्स कोर्स है उसको मैं ऑनर्स में कन्वर्ट कर सकूं। Yes. राइट? ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अगर कोई BCom का स्टूडेंट है जिसको BCom ऑनर्स नहीं मिला, वो 4th ईयर पढ़ के BCom ऑनर्स भी ले सकता है। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत से बच्चे पूछते हैं, और वो है कॉम्बिनेशन का। मतलब आप थोड़ा सा बताओ कि किस तरीके के कॉम्बिनेशंस बच्चों को लेना चाहिए जिससे कि उनको फायदा हो बोथ इन द कोर्स एज वेल एज इन द कॉलेज। सो ये बेसिकली आपका BA प्रोग्राम में होता है, क्योंकि वहाँ पर लेट्स से आपको अपनी पसंद का ऑनर्स कोर्स अपने पसंद के कॉलेज में नहीं मिल पाता, तो आप उस कॉलेज के प्रोग्राम के कोर्स में जा सकते हैं, विच इज़ मोस्ट स्टूडेंट प्रेफर साइकोलॉजी और आपका इकोनॉमिक्स। इनके प्रोग्राम्स लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं एंड इनकी कट ऑफ भी कंपेरेटिवली कम जाती है टू देयर ऑनर्स कोर्सेज। एंड जैसे कि आपको बताया था कि 4th ईयर में यू कैन डू ऑनर्स इन द BA प्रोग्राम एज वेल। सो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप अपने सब्जेक्ट को ऑनर्स में कन्वर्ट करके 4th ईयर से एग्जिट। ओके, बट हाउएवर कार्तिक, ये देखा गया है कि जो स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी की, हम क्योंकि स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बच्चा अपना 3 ईयर प्रोग्राम कर लेता है, ही कैन एक्चुअली राइट एनी अदर एग्जाम्स ऑल्सो, क्योंकि अगर वो UPSC की बात कर रहा है या वो CAT की बात कर रहा है, MBA करना चाहता है, ये सारे एग्जाम्स मेरे ख्याल से 3 ईयर्स के ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि उसको ऑनर्स लेने जाना पड़े 4th ईयर के लिए। हाँ जी, सो 3rd ईयर के बाद में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, विच मेक्स यू एलिजिबल फॉर अदर कोर्सेज लाइक CAT के एंट्रेंस, UPSC और एनी अदर एंट्रेंस दैट यू वांट टू अपीयर फॉर। ओके, सो अब आप ये बताओ, जैसे एक स्टूडेंट को एक कॉलेज मिल गया, आपने जब हम प्रोसेस में जा रहे थे आपने बताया कि सबसे पहले उसको जो फॉर्म्स भरने हैं वो तो भरना है, उसके बाद उसको एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है ना, उस ऑप्शन को ऑब्वियसली उसे एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट करने के बाद कितने और मौके मिलते हैं, मतलब कितनी लिस्ट निकलती थी, सिमिलर लाइक कट ऑफ लिस्ट जो हमारे टाइम पे निकलती थी, तो ऐसे वो कितनी लिस्ट तक वो वेट करे एक स्टूडेंट कि उसको उसका ड्रीम कॉलेज और कोर्स मिल जाए? ओके, सो इसमें यूजुअली जितना देखा गया है लास्ट जितने सालों से, मेजरली 2 ही राउंड्स निकलते हैं कट ऑफ्स के, जिसमें कि एक फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड की तरह उनको बोलते हैं। देन जो ECA स्पोर्ट्स और बाकी सुपर न्यूमरी कोटा होता है उनके राउंड्स अलग निकलते हैं। सो उसके भी 2 राउंड्स होते हैं। देन उसके बाद फॉलोड बाय स्पॉट राउंड जिसके 2 राउंड्स होते हैं। एंड उसके बाद एंड में मॉप अप राउंड होता है जिसमें आपके 12th के स्कोर के बेसिस पे देखा जाता है। कार्तिक, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो BBA भी करना चाहते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में BBA शायद बहुत ही कम कॉलेजेस में है, तो उस जो लोग BBA में इंटरेस्टेड हैं और अगर BBA नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो वो कहाँ जा सकते हैं? अगर आपको BBA नहीं मिल रहा है DU में, विच इज़ वेरी हार्ड लक कि BBA दो ही कॉलेजेस में है। BBA के अलावा भी कई कोर्सेज हैं लाइक BMS दैट यू कैन टेक एंड BBE ऑल्सो। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर कोई बिजनेस में ग्रेजुएशन करना चाहता है बिजनेस स्टडीज़ के अंदर, सो वो BBA भी कर सकता है, BMS भी कर सकता है
और BBE भी कर BBE which is business इकोनॉमिक्स। बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। Yes. ओके, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक तरीके से BBA के अलावा 2 और कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन्स ले सकते हैं। तो इनकी रैंकिंग की कैटेगराइजेशन कैसे होती है? मतलब सबसे अच्छा BBA है कि सबसे अच्छा BMS है या BBE है, क्या है? ये डिपेंड करता है कि अगर किसी को कोर मैनेजमेंट में जाना है दे शुड प्रेफर BMS, एंड किसी को फाइनेंस में जाना है तो दे शुड प्रेफर BBE एंड BBA, क्योंकि BBA का स्पेशलाइजेशन इज फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो क्या सारे जो BBA कोर्सेज हैं उनका स्पेशलाइजेशन यही है? यस, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेसिकली सिर्फ फाइनेंस की ही स्पेशलाइजेशन है BBA के अंडर, एंड अगर आपको अलग जाना है तो BBE कर सकते हो विच इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स। एंड तीनों कोर्सेज का जो कॉम्बिनेशन है विच इज़ इंग्लिश, मैथ्स एंड GT, तो इसके बेसिस पे आपका स्कोर कैलकुलेट होता है। अच्छा, जो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। Yes. ठीक है, ओके। सो आपने अभी ECA की बात करी, स्पोर्ट्स की बात करी, हालांकि हमने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाया, बट फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या स्पेसिफिक चीजें, क्योंकि अब CUET का रिजल्ट आ चुका है, अब क्या ध्यान दे स्टूडेंट अगर उसको स्पोर्ट्स या ECA या NCC के कोटे से जाना है, तो क्या एग्जैक्टली वो सर्टिफिकेशंस होने चाहिए, कितने पुराने होने चाहिए, और कौन सा ऐसा पर्टिकुलर साइट है जहां पे कि जाके उसको ये सारी चीजें अपलोड करनी है? सो CSAS में सब कुछ होगा, एंड उसके लिए आपको इंश्योर करना है कि जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो स्पेसिफिक कोटा के, लेट्स से ECA थिएटर और ECA क्रिएटिव राइटिंग, स्पोर्ट्स, NCC, उनके इंश्योर करो कि वो सर्टिफिकेट सारे अवेलेबल हैं एंड अप टू डेट हैं, क्योंकि देखा गया है कि लास्ट के सिर्फ 3 साल के सर्टिफिकेट वैलिड होते हैं, उससे पहले के वैलिड नहीं होते। तो इंश्योर करिए कि वो ना डालें, क्योंकि आपका फिर कैटेगरी रिजेक्ट हो सकता है उसमें, एंड आपको नॉर्मल से ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। नहीं, तो ये सर्टिफिकेट का लेवल क्या होना चाहिए? कोई डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, नेशनल हो, कौन से लेवल से शुरू होता है जो कि सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होता है? सो ये जोनल से शुरू होता है कि पीपल कैन अप्लाई फॉर जोनल, देन डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। तो उसके मेरे ख्याल से अलग अलग मार्क्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं उनको। हाँ जी, इसका पूरा बाइफिकेशन DU के पोर्टल, DU एक डॉक्यूमेंट निकालता है, उसके अंदर गिवन होता है कि इतने लेवल पे इतने मार्क्स हैं इन दिस फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। सो हम आपको वो डॉक्यूमेंट अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जा सकते हो और देख सकते हैं। बट अगेन कार्तिक, मैं दोबारा से थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो कि ये जो ECA है कितनी कैटेगरीज में, अगर एक स्टूडेंट ECA के थ्रू जाना चाहता है तो क्या क्या कैटेगरीज हैं इसकी, स्पोर्ट्स के अलावा? ECA की बहुत सारी कैटेगरीज है, DU की साइट पे गिवन है। मेजरली जो मेरे को याद है दैट इज़ थिएटर, डांस, म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल, म्यूज़िक में 2 बाइफिकेशन, देन आपका क्रिएटिव राइटिंग, डिबेट, क्विज एंड वीडियो एडिटिंग। आई थिंक सो देयर आर नंबर ऑफ ECA कैटेगरी। मतलब इतने सारे ऑप्शंस हैं जो DU में आपको एक शॉर्ट एडमिशन दिला सकता है, इवन अगर आपके मार्क्स कम आते हैं। सो आई थिंक पेरेंट्स, अगर आप इसको देख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको समझिए। यू मस्ट मोटिवेट योर स्टूडेंट्स, वो जिस किसी फील्ड में है, अगर वो डांस सीख रहे हैं, वो क्रिएटिव राइटिंग में है, वो थिएटर में है। कार्तिक, आप ये कहना चाहते हो ये इन सब का इम्पोर्टेंस है? यस, क्योंकि मैंने देखा है अपने कॉलेज में भी कि ECA में कई लोगों को कोई कॉलेज नहीं मिल रहा होता है, and they are ended up in not campus colleges. So I would encourage the parents who are watching this, they should encourage their children कि अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि that boosts their confidence and एक अलग स्किल आती है उनके पास में which is required in their फ्यूचर ग्रोथ। थैंक्स कार्तिक, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे पेरेंट्स के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप अदर देन स्टडीज में भी किसी एक फील्ड में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेट्स से आप थिएटर में अच्छा कर रहे हैं, आप क्रिएटिव राइटिंग में बहुत अच्छा है, आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, आपने डांस बहुत अच्छा आप सीख रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट्स आपने ले रखा है, ये सारी चीजें एज पर कार्तिक, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और इन सब से आपको एडमिशंस मिल सकते हैं और बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस में मिल सकते हैं, राइट? यस सर। इसका थोड़ा और मुझे प्रोसेस बताओ, इसका क्या प्रोसेस है? सो इसका प्रोसेस में ये रहता है कि नॉर्मल राउंड की काउंसलिंग के बाद में ECA की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, एंड उसमें कॉलेज अब मिलता है, एंड यू हैव एन ऑप्शन टू एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट, दैट इज द प्रोसेस ऑफ। तो क्या इसके अंदर कुछ ट्रायल्स वगैरह भी होते हैं? ओके, सो हर ECA स्पोर्ट्स के ट्रायल्स होते हैं विच, और उसके बेसिस पे आपको मेजर स्कोर काउंट होता है। लाइक क्रिएटिव राइटिंग में इट वाज 15 मार्क्स फॉर आपका सर्टिफिकेट्स and 60 marks for your total trial. That is all for theater, dance, music and debate in सब etc. And इसके बाद में आपका एक स्कोर बनता है ECA प्लस आपका CUET स्कोर के मिला के, एंड उसके बेसिस पे आपको फर्दर कॉलेज मिलता है।
ओके, दैट्स ग्रेट। मुझे आप ये बताओ कि आप पिछले 2 साल से, जो मैंने सुना है, आप हेल्प कर रहे हैं सारे काफ़ी स्टूडेंट्स को। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपके हेल्प के थ्रू उनको ड्रीम कॉलेज और कोर्स मिला है? कोई एक नंबर्स आपने संभाल के रखा है? I think so. I have helped around 200 to 300 students, which were basically mainly online, and कुछ I was a mentor for a particular group, तो उसमें I was helping the students. थैंक यू कार्तिक। आई बिलीव जो भी आपने बोला है, मेरे जो ऑडियंस है उनको बहुत हेल्प मिला होगा। और अगर आप और भी कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं, जैसे पोर्टल खुलता है, आप जानना चाहते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन कैसे हो, आप हमें लिख सकते हैं। मैं कार्तिक का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उसको भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।